Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. We have already started the electricity, right? And this is the lecture 9th. और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ के आगे का पार्ट, दैट व्हाट आर द फैक्टर्स जिनकी वजह से जो रेजिस्टेंस है वो चेंज होता है, राइट? मतलब व्हाट कैन बी द रीजंस बिहाइंड चेंजिंग द रेजिस्टेंस. किसी भी वायर का एक डिफरेंट रेजिस्टेंस होता है, किसी और मटेरियल का डिफरेंट रेजिस्टेंस होता है. सो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, एंड वी विल बी डिस्कसिंग ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, राइट? उसके बाद हम थोड़ा बहुत सुपर कंडक्टिविटी के बारे में बातें करेंगे, एंड दैट्स इट, एंड देन वी विल बी डूइंग सम क्वेश्चंस, राइट? तो आज हम लोग ओम्स लॉ के आगे का पार्ट स्टडी करने वाले हैं, फैक्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं. ऑलराइट, सो दिस वुड बी अ वेरी मच गुड थिंग. एंड आई वांटेड टू टेल यू दैट अगर आप लोगों ने जो है स्टार्टिंग से ही इन सब चीज़ों को बार बार रिवाइज करना शुरू कर दिया, स्टार्टिंग से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर दिया, तो इट वुड बी वेरी मच बेनिफिशियल, राइट? कैसे बेनिफिशियल होगा कि एंड टाइम पे आप जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस और यू कैन से जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी को अगर आप रिवीजन करोगे एक साथ, तो दैट वुड बी वेरी मच गुड नहीं होगा, बिकॉज उस वक्त आप बहुत सारा मैसअप कर जाओगे. सो अभी से आपको क्या करना है, साथ ही साथ रिवीजन शुरू करते चलना है. 15 मिनट्स अ डे, दैट वुड बी गुड इनफ, राइट? तो आपको अभी से करना शुरू करना है और कोशिश कीजिए हर दिन एक फिजिक्स का क्वेश्चन आप सॉल्व करें, न्यूमेरिकल, राइट? दैट न्यूमेरिकल, बिकॉज न्यूमेरिकल्स में बहुत बच्चे वीक होते हैं, एंड दैट्स वाई मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितने ज़्यादा हो सके न्यूमेरिकल्स जो है अटेम्प्ट करवाऊँ. एंड दैट्स वाई व्हाट आई एम थिंकिंग दैट आफ्टर एंडिंग दिस चैप्टर हम लोग एक ऐसा लेक्चर लेंगे जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओलंपियाड्स लेवल, बोर्ड लेवल और इन सब क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? वो आफ्टर द दिस चैप्टर होगा. सो जैसे ही चैप्टर फिनिश होता है हम वो लेक्चर लेंगे, राइट? एंड उसके साथ ही साथ मतलब उन क्वेश्चंस को करने के और भी पहले आप बाकी भी क्वेश्चंस को करो, बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट, बाई वीकली क्विजेस जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उनको अटैम्प्ट करो, राइट? एंड डेफिनेटली उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगा, राइट? एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द thing that we do prepare for both the things, school examinations as well as for the Olympiad level examinations. So that's why I am going to tell you that हम लोग जो भी स्टडी कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं दोनों केसेस के लिए. Alright, and then what you can do is you can definitely access the DPPs or the study material. Alright, how आप कैसे कर सकते हैं? You have to go on the Telegram app, you have to write TTB 010. Alright, जब when you write TTB 010 तो अब वहाँ पर आपको क्या होगा, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है 10th क्लास के लिए वो आपको अपीयर हो जाएगा, राइट? And then what you have to do is to join it. That's it. Then you will be accessing all the DPPs and study material present over there. Alright, you can see this is the awesome team. Alright, and this team is helping you a lot ताकि आप लोग स्कूल के लिए और ओलंपियाड्स के लिए, ठीक है, बोर्ड के लिए यू कैन प्रिपेयर साइमल्टेनियसली, आप प्रिपेयर कर सकते हैं. ऑलराइट, और इसी चीज़ को लेकर जो है हम बहुत सीरियस हैं, एंड वी आर प्रिपेयरिंग एवरीथिंग फॉर यू ऑल, राइट? दैट्स व्हाई वी हैव प्रिपेयर्ड समथिंग एल्स टू, एंड दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू अगैन, दैट these are the packages we have prepared for everyone, like everyone can join them definitely, and this is not that much costly. And what I am going to tell you is that we have prepared two type of packages. The one is the whole package, all right, and the other one is the test series package, right? So you can say the whole package is for those students which definitely helps in getting the direction, a proper direction, organized study material, right? And that is the thing, all the testing very much frequently testings जो होती हैं, राइट? आप होमवर्क करते हैं, उनको सबमिट करते हैं, तो ये सब फीचर्स देने के लिए हम लोगों ने एक पैकेज प्रिपेयर किया है ताकि कोई भी बच्चा डायरेक्शनलेस फील ना करे, राइट? एंड बार बार वो इस चीज़ के ऊपर नहीं जाए कि जो है उसको बार बार दूसरी चीज़ें देनी पड़ रही है. लाइक वो कभी डायरेक्शनलेस फील कर सकता है स्टडी मटेरियल के लिए, मतलब कहीं से उसको सजेशन मिल सकता है दैट यू शुड यूज़ दिस बुक्स, और कहीं से उसको सजेशन मिल सकता है यू शुड यूज दैट बॉक्स, राइट? दैट्स वाई हम लोगों ने प्रिपेयर किया है स्टडी मटेरियल ताकि आपको ओलंपियाड्स के लिए और स्कूल एग्जामिनेशन के लिए अलग अलग स्टडी मटेरियल की ज़रूरत ना पड़े. जस्ट आपको यहाँ से जो स्टडी मटेरियल मिलता है आप उसी से स्टडी करते हैं, तो यू विल बी एबल टू क्रैक बोथ, राइट? तो दैट इज़ वेरी मच बेनिफिशियल, राइट? एंड व्हाट यू विल बी गेटिंग द रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस इन टू सप्लीमेंट दैट बुक्स और सप्लीमेंट दैट मटेरियल, you will be getting the classes, right? Homework submission is important because you should do the homework, all right? And to encourage to do the homework, we are giving you that feature. That's why you have to do the homework, you have to submit it, and we'll be checking that. The next is bi-weekly quizzes. Bi-weekly quizzes is important because you are going to test twice every week, and that is important because you should do that very much frequently, so that you do not forget to study. कई बच्चे बोलते हैं हम तो पढ़ने ही भूल जाते हैं, होमवर्क नहीं करते हैं, तो the reason behind is they do not the homework and they do not study. The reason behind this is उनके मार्क्स बहुत ही कम आते हैं,
राइट। तो दैट इज़ अ मस्ट कि आपको होमवर्क करना है, आपका बाई वीकली क्विजेज होगा, ऑलराइट। और उसके बाद थोड़ा टाइम बाद वापस जो है पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स को जो है एग्जाम होते हैं। पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स क्यों होते हैं? बिकॉज दिस इज़ वेरी मच यू कैन से फ्रीक्वेंट थिंग, ठीक है। और बार बार अगर आप पीरियोडिक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो दैट मीन्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं ओलंपियाड लेवल के लिए, राइट। आप कर रहे हैं स्कूल एग्जामिनेशंस के लिए, तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। बार बार आपका उसी टॉपिक पे जब टेस्ट होगा सो यू विल बी गेटिंग कि आप कितने बेटर होते जा रहे हैं किसी भी टॉपिक पे, राइट। तो दैट्स वाई दिस इज़ अ वेरी मच गुड थिंग फॉर एवरी स्टूडेंट, लाइक आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, एक ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल को देने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए वी हैव प्रिपेयर्ड दिस पैकेज। एनीवन एंड एनीबडी कैन जॉइन दैट, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टेस्ट सीरीज पैकेज। टेस्ट सीरीज में आपको क्या मिलता है? ऐसे स्टूडेंट्स जो बहुत कुछ पढ़ चुके हैं बट दे आर गेटिंग अ मीन्स टू चेक देमसेल्व्स. So what you have to do is to check yourselves so that you can definitely join this test series. All over the India, students have joined this test series, and that's why it is important. And you will be getting a rank among the Indians, right? The whole India. That means आपको पता चलेगा where you stand in your preparation, right? So that is very much good thing. What you will be getting is periodic test papers. आपको जो है provide जो मिलेंगे, and very frequently आपका testing होगा. आपको live classes मिलेगा to supplement that कि even if you want to study more, you can definitely look at these video classes. And then by weekly quizzes, that means you will be going to test it every week, है ना, twice you can say that, right? So this is the thing we have prepared for you all, and what I'm going to tell you is that what you have to do is to write a code CY live. If you write this code over here, then you will be getting 30% discount on both the things, right? You will be getting discount on the whole package, and you will be getting discount on the test series too. So you will be getting a 30% discount, and that's it. All you have to do is to write this code, all right? And then you will be getting all the such features where you can pay, right? If you have any query, you can definitely call us on this number, all right? And all your queries will be resolved. Any query regarding what can be the study material, what you should do about that, all right? All the features about the packages, or the information about the packages. So you will be getting all such things, right? So that's the important thing I wanted to tell you, all right? And this was the thing we have prepared for you all. We are doing so much hard work for that, so that you can feel yourself getting a direction, all right? Now let's promise yourself what you will be doing is you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes, and definitely you will be revising. And you should revise every 15 minutes a day, all right? Like every day, but 15 minutes you have to do it. And then you can say at the minimum 50 minutes तो आपको जो है देने, not 50, I'm just talking about the 15 minutes, right? That's why every single day you have to revise at least 15 minutes a day, all right? That's what I want to you कि भाई आप लोग इसे पक्का करें, all right? Now let's talk about the factors affecting the resistance of a conductor. So what can be the factors जिसकी वजह से जो resistance है किसी भी conductor का, all right, resistance effect होता है किसी भी चीज़ से, all right? So what can be the reason और what can be the factors जिनकी वजह से एक body का, एक conductor का resistance जो है वो change हो, all right? हम लोगों ने अभी तक देखा व्हाट इज दैट रेजिस्टेंस, हम लोगों ने अभी तक ये स्टडी किया दैट रेजिस्टेंस इज एन अपोजिंग फोर्स, और नॉट अ फोर्स बट वी कैन से एन अपोजिंग फैक्टर जो कि करंट को फ्लो होने से रोकता है इनसाइड दैट मटेरियल, राइट? जिसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा होता है दैट मीन्स उस बॉडी में से, उस मटेरियल में से जो है करंट वो बहुत ही कम फ्लो होगा, राइट? अगर किसी का रेजिस्टेंस कम होता है तो दैट मीन्स इट्स सो ईजी टू से दैट मटीरियल्स जो हैं उसके अंदर से करंट ज़्यादा फ्लो होगा, राइट? तो दैट मीन्स करंट इजीली फ्लो हो सकता है. तो ये जितनी भी चीज़ें, ये जो रेजिस्टेंस हम लोगों ने सीखा, अब हम लोग ये देखना चाहते हैं दैट ओके हम लोगों को ये बात समझ में आती है व्हाट इज़ रेजिस्टेंस, बट क्या ये रेजिस्टेंस इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, इज इट पॉसिबल, व्हाट कैन बी द फैक्टर्स जो ये डिसाइड करे कि भाई रेजिस्टेंस इसको चेंज होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है. इस चीज़ को आज हम लोग स्टडी करेंगे, एंड दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑन विच द वी कैन से द रेजिस्टेंस depends, right? Number 1 is the length. You can definitely say that the length of the conductor एक ऐसा factor है जिसके ऊपर resistance depend करता है. अगर we will be studying that what is the relation between the resistance and the length, and then I am going to tell you what can be the formula for the resistance too, right? So we will be doing that, but let's see first the factors. Number 1 is the length. That means if you change the length of the conductor, that means there is going to something change in the resistance too, right? So that means resistance भी change होगा if you change the length. The next factor is cross sectional area. That means, do you know what cross sectional area is? Cross sectional area is like that. Let's say this is the wire, all right? Let's say this is the wire,
I have drawn a very much, you can say, I don't know what view. Let's say this is the wire and this is the cross sectional area. Alright, so this is the cross sectional area. So what happens if you increase or decrease the cross sectional area? So if you gonna change the cross sectional area, that means cross sectional area means you can say thin or thick wire. Alright, so you can say that. So what if you made a wire thin, or what if you made a wire thick? What happens if you change the cross sectional area? That means there has to be a change in the resistance too, and we're gonna see how that change occur. Next thing is nature of the material. Obviously a nature of a material depends, alright, and it can definitely change, alter the resistance. Alright, let's see how. And the next is the temperature. What is gonna happen if you change the temperature, either increase it, either decrease it? So what can be the reasons, or we can say what can be the factors? मतलब आप टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, सो व्हाट कैन बी अदर फैक्टर्स टू कि भाई टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस, या फिर टेम्परेचर डिक्रीज होने से रेजिस्टेंस जो है चेंज हो रहा है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज फैक्टर्स वन बाय वन. ऑलराइट, नंबर वन, वी लेट्स से व्हाट कैन बी द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. व्हाट इफ वी चेंज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, व्हाट हैपन्स टू द रेजिस्टेंस? सो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज दैट द लेंथ ऑफ द कंडक्टर is directly, or we can say the resistance is directly proportional to the, so let me write that. So what can we say? That resistance is directly proportional to length. That means if we increase the length, alright, that means if we increase the length, you do know that current have to travel more. Alright, and if current have to travel more, the more it will getting the resistance, the more it will be getting the opposition, right? That's why the resistance increases. So what we gonna say is that the resistance is directly proportional to length. So if we increase the area, not the area, if we increase the resistance, so let's say if we increase the resistance, alright, I'm gonna use the short form, so you should definitely know that R is the resistance, L is the length. So if we increase the resistance, alright, we can say the length too, because these are both directly proportional. So look here, again I have done something. Look here, if we increase the resistance, alright, so what happens to the length? Again I have written that if we increase the length, the more the current have to travel and the more opposition it will be getting. So that's why R increases. The more opposition it will be getting, the current, right? That's why there has to be, and very much we can say the resistance increases, alright. And if we try to decrease the length, if we make the wire shorter, alright, so we can say if we decrease, alright, why I am writing this even, alright, if we decrease the length, R also decreases, because you can definitely say that the shorter the wire, alright, the shorter the wire, the shorter the distance the current have to travel, and that's why the shorter the resistance will be, the opposition will be, right? So that's why this length affects the resistance, alright. So that means it has a directly proportional relation, alright. If R increases, L increases, or if R decreases, L decreases, right? So we can definitely say that. Now we can take this as equation 1, alright. We'll be gonna combining and getting the formula for the resistance. Now let's talk about the cross-sectional area of the conductor. What happens when we change the cross-sectional area of the conductor? Now I'm going to tell you a very much good thing that look, tell me that if you are asked to go through a hole, alright, a very much you can say a shorter hole, or we can say a narrower hole if we talking about that, so there will be very much difficulty for you to go into that, right? So that means and if you are allowed to go in a bigger hole, alright, the one with the bigger, you can say the area of the cross section, so that means you are going to easily do that, right? That means you can say here, this is the bigger and this is the smaller. This bigger
will be having less resistance. How you can say that? Because there is more the area through which a current can move on. All right, this can be understood by this analogy that whenever you go on a road, all right, whenever you travel on a very much wide road, you are able to travel very much easily, because there will be you can say very much less obstacles, right? So you can say that whenever you walking on a wide road, all right, so that means very much easy for you. But if you go through a very much narrower road, you will feel a very much difficulty, all right, your speed decreases, you will feel the greater opposition, all right, and that what happens to the current too. So if you increase the area of the cross section, the current will have a more area to travel through it, right? It will be getting more space to travel through the wire. But if you decrease the area of cross section, so there will be very much less space for current to travel into the wire. That's why it is the inversely proportional. How? Let's write that. रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया. देखो, जब कभी भी ग्रेटर क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा तो यहाँ पर करंट इजीली जा सकता है, बिकॉज ज़्यादा स्पेस मिलेगा ना उसको जाने के लिए, तो वो इजीली जा सकता है. एंड दैट्स वाई यहाँ पर रेजिस्टेंस उसको कम मिलेगा, बिकॉज अगर वो इजीली जा रहा है तो मतलब रेजिस्टेंस कम है, राइट? तो दैट्स वाई अगर आप एरिया, ये जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसको इंक्रीज कर देते हो, यू विल बी गेटिंग लेस रेजिस्टेंस. बट अगर आप इसको छोटा बना देते हो, अगर आप थिन बना देते हो वायर को, तो उसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पर जो करंट का स्पेस है, मूव करने का जो स्पेस है, वो बहुत कम है. ऑलराइट, एंड दैट्स वाई उसको ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस उसको फील होगा, ज़्यादा ऑपोजिशन उसको फील होगा, राइट? दैट्स वाई जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा इफ़ वी decrease the cross sectional area. So that means there is an inversely proportional relationship, right? So we can write that if we increase the area of resistance, we can say not the area, we can say the cross sectional. All right, if we increase the area, resistance decreases. All right, if you make the wire thicker, all right, you can say that whenever you make a wire thicker, the more space there is for the current to move on. All right, so that's why resistance will be less. And if we decrease the area, all right, if we decrease the area, we will be getting that resistance also increases. That means if we decrease the area, there is very much less space for the current to move through the conductor, and that's why it is very feeling the you can say it will experience the greater resistance. All right, so this is the relation between the area and the resistance, and let's mark that equation number 2. All right, you are going to need these both equation for the calculation of the resistance. All right, so this is the thing that cross sectional area पे depend करने के लिए, मतलब cross sectional area अगर वहाँ पर होता है तो that would be inversely proportional with the resistance. All right, now let's talk about the formula. What can be the formula? We are going to combining both equation 1 and 2. So we can write from 1 से आपको क्या मिलेगा, that R is directly proportional to length of the conductor. All right, and from 2, what you will be getting is R is inversely proportional to the area. Let's combine both these things. All right, so आप जब इन दोनों को combine करेंगे, what you will be getting L by A. All right, and you do know that whenever we remove this proportionality sign, always a constant appears, and that's why we are going to write a constant, a rho. This is known as rho, R-H-O. All right, this is not like crime wala rho. So we are getting this formula. All right, and let me write that. What are the symbols here? Where rho is the proportionality constant. Is the proportionality constant. All right, and we call this rho. All right, R-H-O, rho. All right, and this is the factor जो कि थर्ड फैक्टर है, ठीक है? आप देख सकते हैं ना, 3 थिंग्स है, रो, एल, ए. तो एल का फैक्टर हमने देख लिया, दैट एल डू अफेक्ट द रेजिस्टेंस. वी सी दैट जो एरिया है वो भी अफेक्ट करता है रेजिस्टेंस को. अब जो ये रो है, ये जो नेचर है मटेरियल का, ये भी उसको इफेक्ट करता है. सो वी कैन से दिस इज अ कांस्टेंट,
you can definitely say this is a constant. That means ये हर मटेरियल का डिफरेंट होगा, कॉपर के लिए अलग है, एल्यूमिनियम के लिए अलग है, सिल्वर के लिए अलग है, राइट. तो ये हर एक मटेरियल का अपना रेजिस्टिविटी जो है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट रो है. ऑलराइट, एंड वी डू कॉल दिस प्रोपोर्शनैलिटी अ वेरी मच other things too, and I will be telling you that, but first you have to note it down, because you right now you get the formula for the resistance, that is rho L by A. Alright, you are gonna calculate the resistance using these values to. अगर आपको लेंथ का वैल्यू पता है, अगर आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया का वैल्यू पता है, if you do know the value of the resistivity, you will be getting the formula for the resistance, right? You will be getting the value of the resistance. Now let's move on to the third one. The third one is the nature of the material, and that's why we are going to talk about rho here. Alright, that is the rho, and this is the resistivity. ठीक है, we call rho resistivity, or we can say specific resistance. ऑलराइट, मतलब इसके जो हैं ये दो नाम हैं, वी कैन से दैट. ऑलराइट, तो ये जो रो हमने डिस्कस किया, जो कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमें मिला. ऑलराइट, तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमें मिला, इसके भी दो नाम हैं. नंबर वन इज रेजिस्टिविटी, अदर वन इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. ये दोनों ही नाम इसी के हैं. ऑलराइट, सो इट इज यू नो वेरी मच ईजी. नाउ लेट्स डू दैट, लेट्स नो अबाउट कि भाई रेजिस्टिविटी जो होती है, जिसे हम रो बोलते हैं, जिसे हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू. तो मतलब आप बोलेंगे हर एक मटेरियल का एक कांस्टेंट रेजिस्टिविटी होती है और एक कांस्टेंट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है. यू कैन से दैट, राइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट कि ये जो रेजिस्टिविटी होता है, फ्रॉम द फॉर्मूला आई एम गोइंग टू राइट द वैल्यू ऑफ दिस रो फ्रॉम द फॉर्मूला वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड. ठीक है, तो आई विल बी राइटिंग दिस रो इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इनटू एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ. Do you know how we get that? We just move area and the length towards the R, alright, and that's why we leave this resistivity alone here on the left hand side, right? So look, you can see into this that this is the resistivity, this is the rho. Now let's calculate, or we can say now let's write the definition of this rho. So just we can do one thing. So if we want to know the value of this, if we want to know the feature of this, or what can be the definition of this, what we have to do is to put area as 1 and we have to put length as 1. Alright, so we can say that rho equals to R when A equals to 1 and L equals to 1. That means if we try to find a wire which is 1 meter long and which has a cross sectional area of 1 meter square, alright, and then we are going to say that at that moment, or when the length is 1 and the area is 1, at that moment we can say that the resistivity is equals to the resistance of the conductor. Alright, so you can definitely say that 1 meter square or 1 meter. Alright, so we are going to write to define that, how to define the nature of the conductor. Alright, we are going to do that by defining it. The resistivity is equal to the resistance of the conductor, the resistance of the conductor when of the conductor when the length of conductor is 1 meter is 1 meter and the cross sectional area is 1 meter square. So you will be getting rho equals to R. That means you will be getting
resistivity equal to the resistance whenever the wire is 1 meter long and is thick. How much? 1 meter square area. So that means you will be getting the value of resistivity is equals to the resistance, and that's how it is, depends on the nature. Alright, that is the nature of the conductor, we can say that, right? So what you will be getting is that always do know that it is a constant thing. आप रेजिस्टिविटी सिर्फ इन फैक्टर्स पे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन यू कैन नॉट चेंज दैट. मतलब ऐसा नहीं होगा दैट यू इफ यू इंक्रीज द एरिया दैन रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज. नो, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, इट इज ऑलवेज रिमेन्स द सेम. ऑलराइट, ये हर एक यू कैन से आप कैलकुलेट कर सकते हो थोड़े बहुत फैक्टर से, ठीक है, बट यू कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू. दिस इज द कांस्टेंट. तो अगर कॉपर के लिए ये वैल्यू अगर कुछ है, ऑलराइट, तो दैट मीन्स इट विल बी द फिक्स्ड फॉर द कॉपर एंड यू कैन नॉट चेंज दैट. That is fixed for every copper, right? And when we talk about aluminium, this value is fixed for the aluminium, right? So that is a very much fixed value, you cannot change that. So this value does not depends on area, this does not depends on length, this does not depends on resistance, but it does depends on the nature. ऑलराइट, तो जो रेजिस्टिविटी है दिस इज अ कांस्टेंट मटेरियल. मतलब आप अगर उसका लेंथ चेंज कर रहे हो तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती, अगर आप उसका एरिया चेंज कर रहे हो तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती. दिस इज द कांस्टेंट फॉर एवरी मटेरियल, यू हैव टू रिमेंबर दैट. हम इसका थोड़ी बहुत वैल्यू जो है कैलकुलेट करने में जो है थोड़े बहुत एबल है, वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू बट वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू बाय चेंजिंग दीज फैक्टर्स. ऑलराइट, सो जस्ट डू रिमेंबर दैट दिस इज द thing which is constant for every material. All right, you cannot change that, you cannot alter that by just changing the area and the length. All right, so this is the dependence of nature on the resistance. All right, and you have to write it out. And next we will be talking about the next factor, that is the temperature. Alright, now let's talk about the factor and that is the temperature. So what happens? What happens when we, just a second. So what happens when we increase or decrease the temperature? Look, I'm going to write here on increasing the temperature, resistance also increases. How? जब कभी भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, किस तरीके से और क्यों और कैसे, रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाता है टेम्परेचर को चेंज करते ही. व्हाट कैन बी द रीजन बिहाइंड दिस? देखो, हम लोगों ने ये बात स्टडी की थी दैट ये जो रेजिस्टेंस है ये किसकी वजह से आता है. ये उन मटेरियल्स की, वी कैन नॉट द मटेरियल बट वी कैन से दैट उन एटम्स, उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आता है जो कि स्टेबल है इन द कंडक्टर. ऑलराइट, जो कि फिक्स है इन द कंडक्टर. ठीक है, तो अगर आप ये काम करते हैं दैट यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, तो क्या होगा, आप उनको एक एनर्जी दे रहे हैं, आप उनको हीट एनर्जी दे रहे हैं. आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो हीट एनर्जी दे रहे हैं. धीरे धीरे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो धीरे धीरे जो कंडक्टर है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसके अंदर हीट एनर्जी बढ़ जाएगी. राइट, एंड दैट्स व्हाट इज गोइंग टू चेंज द रेजिस्टेंस. बिकॉज जैसे ही एनर्जी मिली तो क्या होता है, जब कभी भी किसी भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, जब कभी भी किसी भी एटम को एनर्जी मिलती है, वो क्या करते हैं, दे गॉट द एनर्जी, दे गॉट द काइनेटिक एनर्जी. ऑलवेज दे गॉट द काइनेटिक एनर्जी. जब कभी भी आप किसी भी मटीरियल का हीट बढ़ाते हैं ना, दैट मीन्स आप उनका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो दे गॉट द एनर्जी, हीट एनर्जी, एंड दैट इज कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी एंड दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड मूविंग. जब कभी भी आप किसी भी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके अंदर की जितनी भी एटम, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, वो मूव करने लगते हैं, दे वाइब्रेट ऑन देयर पोजीशंस. राइट, तो अब क्या होगा, आप खुद से सोचो, पहले से जो ऑलरेडी सिचुएटेड हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस. देखेंगे, ये जो है मैंने एक वायर का एक मैग्नीफाइड फिगर बनाया है. ठीक है, अब इसके अंदर लेट्स से ये है एक इलेक्ट्रॉन आराम से बैठा हुआ था, फिक्स्ड. ठीक है, नॉट चेंजिंग, फिक्स्ड है. यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जो कि फिक्स्ड है, ये इलेक्ट्रॉन है जो कि फिक्स्ड है, ये इलेक्ट्रॉन है जो कि फिक्स्ड है, ये इलेक्ट्रॉन है जो कि फिक्स्ड है. ऑलराइट, सो दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर फिक्स्ड, दीज आर नॉट मूविंग एट ऑल राइट नाउ. अब अगर क्या किया हम लोगों ने, इसमें जो है पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया. जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस लगाया,
क्या होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। अब जो दूसरे इलेक्ट्रॉन जो कि मूव कर सकते हैं वो फ्लो करेंगे, जैसे ही वो फ्लो करेंगे क्या होगा, वो इनसे टकराएंगे एंड दे विल फील द रेजिस्टेंस, दे विल एक्सपीरियंस द रेजिस्टेंस। टकराने पर ही तो रेजिस्टेंस मिल रहा है ना। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया क्या होगा, इनको मिलेगी एनर्जी, जो पहले से सिचुएटेड थे ना, जो रेस्ट पे थे, इनको मिलेगी एनर्जी। इस एनर्जी के मिलते ही दे विल बिकम एक्साइटेड एंड दे स्टार्ट्स मूविंग। अब वो क्या करेंगे, ये वाइब्रेट करना शुरू करेंगे, अपनी अपनी पोजीशंस पे वाइब्रेट करना शुरू करेंगे। अब ये जब वाइब्रेट करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, जैसे इन्होंने वाइब्रेट करना शुरू किया, मतलब तुम सोचो पहले से जो चीज़ें स्टेबल थी उसकी वजह से करंट को तो रेजिस्टेंस मिल ही रहा था भाई, ऑपोजिशन मिल रहा, टकरा टकरा के जा रहे हैं तो अपोजिशन तो मिल रहा है, राइट। अब ये भी प्रॉब्लम आ गया कि ये बैठे हुए लोग अब क्या कर रहे हैं, अब वाइब्रेट करना शुरू कर रहे हैं। तो दैट मीन्स ये एक्साइटेड हैं, ये मूव कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, मतलब रुके हुए से टकराना तो वो भी थे। अब ये मूव करते वालों से अगर कोई टकराएंगे इलेक्ट्रॉन्स, तब तो और भी ज़्यादा उनको रेजिस्टेंस फील होगा ना, तब तो और भी ज़्यादा उनको फील होगा, बिकॉज उनको अब मूव करती हुई चीज़ों से टकरा टकरा के जाना है। तो दैट मीन्स ये तो उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ और इसी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि ये चीज़ें मूव करने लग जाती है। और दैट्स वाई क्या होता है, हमेशा आपका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, एंड दैट्स हाउ ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, बिकॉज यू कैन सी हियर कि यहाँ पर जो है इनका वाइब्रेशन बढ़ जाता है, जो इलेक्ट्रॉन स्टेबल थे उनका वाइब्रेशन बढ़ जाता है, और ये दे स्टार्ट्स मूविंग, एंड दैट्स व्हाई व्हाट हैपेंस, दे फील द मोर रेजिस्टेंस। जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो करंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अब ज़्यादा जो है टकराने के बाद ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी आगे मूव ऑन करने में, एंड दैट्स व्हाई दे फील द मोर रेजिस्टेंस। ऑलराइट, नाउ लेट मी टॉक अबाउट द फैक्टर जिस पे ये डिपेंड करता है। जैसे देखेंगे, एज लेट वी कैन से let R naught, ठीक है, R0 we can say that resistance at, ठीक है, किसी भी कंडक्टर के बारे में बात करते हैं तो रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पर ये जो है रेजिस्टेंस वो किसी भी कंडक्टर का R0 है, ठीक है, और ये भी हम लोग मान लेते हैं दैट कि RT वो रेजिस्टेंस है जब टेम्परेचर जो है कंडक्टर का किसी भी मटेरियल का जब वो T डिग्री हो गया हो सेल्सियस, ठीक है। तो जब वो T डिग्री सेल्सियस हो गया हो, ठीक है, तो हम लोगों ने दो चीज़ें मानी। क्या माना, सबसे पहले तो कि भाई जब 0 डिग्री सेल्सियस था, टेम्परेचर था किसका, मटेरियल का टेम्परेचर था, जब 0 डिग्री सेल्सियस था तब जो रेजिस्टेंस था वो R0 था। अब जब हमने इंक्रीज करके टेम्परेचर बढ़ा दिया उस मटेरियल का, तब उसका रेजिस्टेंस बन गया RT। अब इन दोनों के बीच में व्हाट कैन बी द रिलेशन, और जैसे ही हमको ये रिलेशन पता चलेगा वैसे ही हमको पता चलेगा कि टेम्परेचर का डिपेंडेंस क्या है, ठीक है। देखेंगे, मैं आपको एक वो बताती हूँ, RT बराबर होता है R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ऑलराइट, अब मैं आपको बताती हूँ क्या चीज़ है, दिस इज द RT, ठीक है। अब ये RT वैल्यू जो इंक्रीज हुई, जो चेंज हुई, R0 से डिफरेंट है ना, तो ये जो चेंज हुई है वो इस पे डिपेंड करती है R0 पे। दैट मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस पे तो रेजिस्टेंस था, उस पे प्लस 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। व्हाट इज दैट अल्फा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस। ऑलराइट, सो दिस इज द अल्फा एंड दिस इज टेम्परेचर कोफिशिएंट। Alright, and this is the delta T, this is the change in temperature. Alright, let me write that out with the different color ताकि आपको जो है पूरा पता चल जाए। let's say blue, ठीक है। तो ये जो डेल्टा T है ना, I am writing that here, change in temperature. Alright, so this is the change in temperature, और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर change in temperature कितना है, 0 से T, तो दिस इज द चेंज इन टेम्परेचर एंड वी आर गोइंग टू राइट दिस वैल्यू एज T माइनस 0, ठीक है। तो उस तरीके से हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द रेजिस्टेंस। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो हाउ अ रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, दिस डिपेंडेड ऑन दिस। नाउ दिस इज द फैक्टर टेम्परेचर कोफिशिएंट जिसकी वजह से इंक्रीज होता है टेम्परेचर। ऑलराइट, एंड वी कैन से इसी की वजह से, नॉट द टेम्परेचर, इसकी वजह से, टेम्परेचर कोफिशिएंट की वजह से ही जो है रेजिस्टेंस वो इंक्रीज होता है। सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू से अ चेंज इन रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ चेंजिंग इन द टेम्परेचर। ऑलराइट, सो दिस इज द थिंग वी आर गोइंग टू, नाउ वी हैव कवर्ड ऑल दोज 4 फैक्टर्स जिसकी वजह से कंडक्टर का रेजिस्टेंस चेंज होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेजिस्टिविटी।
ठीक है, रेजिस्टिविटी में क्या प्रॉब्लम है, यू कैन से दैट रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हम लोगों ने ये नाम जो है बताया था दैट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दीज आर द सेम थिंग, ऑलराइट, सिर्फ ये दो नाम है एक ही जने के, जैसे कि हमारे नाम होते हैं निक नेम और द रियल नेम, right? So these are the two names of the resistivity. Now the definition of resistivity is the resistivity of a substance is numerically equal to the resistance of a rod, ठीक है, of the same substance, or you can say not the rod or same substance, you can say that of that substance, all right, rod of that substance which is 1 meter long and 1 meter square in the cross section. तो that means कि अगर हम एक ऐसा वायर ले लेते हैं जिसका लेंथ 1 मीटर है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तब हम बोलना चाहेंगे कि तब उसका जो रेजिस्टेंस है दैट वुड बी इक्वल टू दी रेजिस्टिविटी, ऑलराइट, दैट मीन्स और दी वी कैन से द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूनिट, और यूनिट हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे देखेंगे, यहाँ पर ये जो रो है उसे हमने क्या लिखा था, R A divided by L, alright, area, length, resistance, alright. Now let's talk about the unit. तो हम लोग क्या करेंगे, जो रो की यूनिट है उसमें हम लिखेंगे R की यूनिट क्या है, ओम, एरिया की यूनिट है मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट है मीटर. अब क्या होगा, मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल, अब देखेंगे ओम मीटर. So this is the unit of the resistivity, all right, we are getting resistivity as ohm meter, all right, so this is the unit of resistivity. Now let's talk about कि देखो मैंने तुम्हें ये बात पहले ही बता चुका है कि रेजिस्टिविटी और जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो किसी भी वायर की लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, किसी भी वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, वो नेचर है एंड दैट इज कांस्टेंट, नेचर है उस मटेरियल का, एंड इट हैज़ एवरी फिक्स्ड वैल्यू फॉर द कंडक्टर, ऑलराइट, वी कैन से लेट्स से कॉपर की अगर बात करते हैं द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ द रेजिस्टिविटी, एल्यूमिनियम की बात करें कि फिक्स्ड रेजिस्टिविटी, राइट, बट इट इज नॉट चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द लेंथ, alright, if you decrease the length there is no change in the resistivity, if you increase the area there is no change in resistivity, and that's why we are going to say that resistivity of a substance does not depend on its length or thickness. ठीक है, बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता. अगर आप सोचेंगे कि भाई फॉर्मूले में लिखा हुआ है, आप तो सीधे सीधे बता सकते हैं कि भाई एरिया पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, नहीं, ये एक कांस्टेंट है जो कि तब आया जब हमने रेजिस्टेंस के लिए जब हम कैलकुलेट कर रहे थे तब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमने वहाँ लगाया, वो तब आया, ऑलराइट, एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ए और एल, ये इंडिपेंडेंट है. दिस इज द नेचुरल थिंग, इट हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू फॉर एवरी मटीरियल, ऑलराइट. नाउ यू कैन से दैट इट डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, सिर्फ नेचर पे डिपेंड करता है. तो अगर आप लेंथ चेंज कर रहे हैं, अगर आप किसी वायर का एरिया चेंज कर रहे हैं तो रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं है उनसे. द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, सो वी कैन यूज द रेजिस्टिविटी टू कंपेयर द रेजिस्टेंसेज ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेज. तो ये सिर्फ एक नेचर है जिसकी वजह से हम बता सकते हैं कि भाई उस बॉडी का रेजिस्टेंस कितना होगा, कैसा होगा, वी कैन कंपेयर दैट, बट वी कैन नॉट टेल कि भाई तुम लेंथ इंक्रीज कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम एरिया इंक्रीज कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऑलराइट. सो दैट इज द थिंग आई वांटेड टू टेल यू दैट रेजिस्टिविटी जो होता है दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ और द एरिया. Now let's talk about the importance. See, a good conductor of electricity should have a low resistivity and a poor conductor of electricity should have a high resistivity. ठीक है, तो मतलब आप खुद से देख सकते हैं कि भाई जो रेजिस्टिविटी है अगर कम होती है तो कम ऑपोजिशन फील होगा, तो दैट वुड बी अ गुड कंडक्टर, करंट इजीली से जा सकता है, राइट. बट इफ वी टॉक अबाउट अ लो रेजिस्टिविटी, अगर कम रेजिस्टिविटी होगी तो वहाँ पे कम ऑपोजिशन होगा एंड द करंट कैन go easily, so that means that would be you can say the good conductor. but अगर हम रेजिस्टिविटी को बढ़ा दें, रेजिस्टिविटी को इंक्रीज कर दें, अगर हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दें तो दैट मीन्स क्या होगा, ऐसा मटेरियल जिनका रेजिस्टिविटी ज़्यादा होता है तो दैट मीन्स वो बहुत ही पुअर कंडक्टर के मटेरियल होते हैं. वी कैन से पुअर कंडक्टर मतलब वो अच्छे इंसुलेटर हो सकते हैं, ठीक है, गुड कंडक्टर तो नहीं होंगे. सो वी कैन से दैट कि जब कभी भी ऐसा पॉसिबल होता है, जब कभी भी हम ऐसा बोलते हैं, सो वी कैन डिसाइड द नेचर, ऑलराइट. अब हम देखेंगे रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉयज आर मच मोर हायर देन दोज ऑफ द प्योर मेटल्स. जो प्योर मेटल्स होते हैं उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है उनसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी होती है अलॉयज की, ऑलराइट, आर मच मोर हायर देन दोज ऑफ द प्योर मेटल्स, ऑलराइट. जैसे मान लीजिए कि अलॉय है, अलॉय का मतलब 2-3 मेटल्स को हमने मिक्स किया है इन अ परफेक्ट कॉम्पोजिशन,
ठीक है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो अब अलग अलग मेटल्स की बात करें तो उनसे ज़्यादा होगा रेजिस्टिविटी किसका, अलॉय का। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट इज ड्यू टू देयर हाई रेजिस्टिविटी दैट मैंगनीज, दिस इज एन अलॉय, ठीक है, एंड कांस्टेंट एन, दिस इज एन अलॉय, are used to make resistance wires used in electronic appliances to reduce the current in an electrical conductor or electrical circuit, right? तो अगर आपको एरिया डिक्रीज करना है, नॉट द एरिया, सॉरी, करंट, अगर आपको करंट डिक्रीज करना है किसी भी एक यूज से, लेट्स से कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, एंड यू वांट टू डिक्रीज द करंट ओवर देयर, तो आपको क्या यूज करना चाहिए, रेजिस्टर, वो भी अलॉय का, ठीक है। यू शुड यूज दैट रेजिस्टर फॉर, बिकॉज क्या करेगा, इनका जो रेजिस्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है, एंड दैट्स वाई दे स्टॉप द करंट और दे कैन से दे डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द करंट। तो अगर आपको करंट डिक्रीज करना है तो यू हैव टू गो फॉर द पुअर कंडक्टर रेजिस्टेंस, दैट मीन्स यू हैव टू गो फॉर द अलॉयज, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नाइक्रोम अलॉय जो होता है, दिस द नाइक्रोम अलॉय इज यूज्ड फॉर मेकिंग द हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन्स। अब जैसे हीटर्स होते हैं, ठीक है, टोस्टर्स होते हैं, राइट, तो और बल्ब, राइट, तो उसमें क्या हो रहा होता है, वी हैव टू डिक्रीज द करंट, ठीक है, डिक्रीज द करंट, ताकि सारी की सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाए, हीट में कन्वर्ट हो जाए और वो ग्लो करने लग जाए। ग्लो करने का मतलब हीट देने लग जाए, दैट्स वाई हीटर्स के अंदर हम अलॉय को यूज़ करते हैं, ऑलराइट। तो जो उसकी वो होती है, कॉइल होती है, वो जनरली क्या होती है, अलॉय की बनी होती है, लाइक हीटर की कॉइल है, टोस्टर की कॉइल है, ठीक है। तो वो जो कॉइल्स होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, अलॉयज़ की बनी होती हैं, बिकॉज इट हैज़ अ वेरी हाई रेजिस्टिविटी एंड इट डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन और बर्न इवन एंड रेड हॉट। दैट मीन्स आप देख सकते हैं कि जब वो ग्लो करते हैं तो उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है, एट दैट टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका होता है, उसके बावजूद भी वो मेल्ट नहीं होते, तो मतलब कि वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को सह सकते हैं, राइट। दे कैन नॉट ऑक्सीडाइज एट दैट टेम्परेचर, दैट्स वाई दे आर वेरी मच गुड ऑप्शन फॉर अस, ऑलराइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी। अभी तक तो हमने रेजिस्टेंस का बोला था कि भाई टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा इंक्रीज या डिक्रीज करने पे, किस पे, रेजिस्टेंस पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी, कि भाई रेजिस्टिविटी के ऊपर क्या प्रॉब्लम, मतलब क्या ऐसा इफेक्ट हो सकता है। तो यू कैन से दैट द रेजिस्टिविटी ऑफ मोस्ट ऑफ द मेटल इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है, ऑलराइट। टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर बट इट रिड्यूसेस फॉर सेमीकंडक्टर्स ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर। लेकिन अगर आप सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं तो वहाँ पे अगर आप उसको इंक्रीज करते हैं, मतलब बट इट रिड्यूसेस फॉर सेमीकंडक्टर्स ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसका मतलब अगर आप सेमीकंडक्टर्स का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वहाँ पे इसका रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा। कंडक्टर्स के केस में इंक्रीज हो जाता है और सेमीकंडक्टर्स के केस में डिक्रीज हो जाता है। मतलब सेमीकंडक्टर्स का अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो वो और भी अच्छे कंडक्टर बन सकते हैं, राइट, क्योंकि वो है तो सेमी कंडक्टर तो नहीं है ना, दैट्स वाई। Alright, now let's talk about superconductors. ऐसे मटीरियल्स जो कि अपना जो ज़ीरो रेजिस्टेंस का स्टेट है, मतलब आप ये बात जानते हैं, रेजिस्टेंस मतलब होता है कि वहाँ पर यू कैन से दैट कि बहुत ही कम ऑपोजिशन है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस का मतलब है बहुत ही कम ऑपोजिशन है, करंट जो है वी कैन से ईजिली फ्लो हो जाए। तो ऐसे मटीरियल्स जिनका रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाए, ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पे अगर ऐसा पॉसिबल हो जाए तो उस मटेरियल को हम बोलते हैं सुपर कंडक्टर, ऑलराइट। सुपर कंडक्टर मतलब कंडक्टर से भी ऊपर, ऑलराइट। कंडक्टर में हमको ये बात पता है कि रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस मतलब ऑपोजिशन बहुत ही कम होता है, तो करंट ईजिली फ्लो हो सकता है। बट ये जो ऑपोजिशन है उसको अगर हम जीरो कर दें, लुक, इज इट पॉसिबल? यस, इट इज़ पॉसिबल इन सम कंडीशंस, ठीक है। तो अगर वो रेजिस्टेंस कम कर दे, बिल्कुल जीरो रेजिस्टेंस कर दे, मतलब देयर इज नो ऑपोजिशन, तो करंट कितना फ्लोलेस जाएगा और कितना तेज जाएगा, लाइक यू कैन से दैट बहुत ही स्पीड में जाएगा, इट विल नॉट इवन एक्सपीरियंस एनी रेजिस्टेंस, सो इट विल बी गुड, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल दैम व्हाट, सुपर कंडक्टर्स, ऑलराइट। There are metals and compounds whose resistivity goes to zero below a certain temperature. मतलब अगर उनका टेम्परेचर अगर हम एक फिक्स टेम्परेचर से नीचे ला दें, ठीक है, उनका टेम्परेचर एक फिक्स टेम्परेचर से नीचे ला दें, तब वो क्या करेंगे, दे विल गेट जीरो रेजिस्टिविटी एंड दे विल गेट जीरो रेजिस्टेंस, एंड दैट्स वाई दे विल बी द परफेक्ट सुपर कंडक्टर। एंड ऑलराइट, जिसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं, मतलब एक फिक्स टेम्परेचर
जिसके नीचे अगर हमने टेम्परेचर लेकर गए तो वो जो फिक्स टेम्परेचर है उसे हमने बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। तो अगर क्रिटिकल टेम्परेचर या फिर ट्रांजिशन टेम्परेचर के बिलो अगर टेम्परेचर चला जाए तो फिर क्या होगा, उनका रेजिस्टिविटी ज़ीरो हो जाएगा। अगर ऐसा पॉसिबल हो जाता है तो उनको हम बोलेंगे सुपर कंडक्टर्स, ठीक है, और इन मटेरियल्स को हम बोलेंगे सुपर कंडक्टर्स, ठीक है। अब देखेंगे ये जो फिनोमेना होता है ऑफ जीरो रेजिस्टेंस ऑफ सम मेटल्स एंड कंपाउंड्स व्हेन कूल्ड टू क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। तो मतलब आप सोचेंगे जो कंप्यूटर्स होते हैं ना, सुपर कंप्यूटर्स, उनके अंदर सुपर कंडक्टर्स को यूज़ किया जाता है ताकि जो करंट है उसको कोई भी दिक्कत ना हो, इजीली फ्लो हो सके, जीरो रेजिस्टेंस हो सके। बट दे हैव टू मेक श्योर दैट आप सुपर कंडक्टर्स को वहाँ पर प्रेजेंट रखें। दैट मीन्स वहाँ पे आप एक क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे अगर उस मेटल का टेम्परेचर कर देते हैं तो वहाँ पे ज़ीरो रेजिस्टेंस का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई उस मोमेंट पे दे विल बी कॉल्ड द सुपर कंडक्टर्स, ठीक है। एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ कहाँ पे सुपर कंडक्टर्स यूज़ होते हैं? सुपर कंडक्टर्स आर यूज फॉर मेकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को बनाने के लिए सुपर कंडक्टर्स को यूज़ किया जाता है। सुपर कंडक्टिविटी इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन मटीरियल साइंस रिसर्च एंड हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्स। तो अगर आप हाई एनर्जी पार्टिकल्स लाइक म्यूऑन्स के बारे में बात करें, मीजोन्स के बारे में बात करें, जो है ना अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल्स की बात करते हैं, तो व्हेन वी टॉक अबाउट दैट तो उस टाइम पे हम लोग जनरली सुपर कंडक्टिविटी को यूज़ करते हैं, ठीक है। सुपर कंडक्टिविटी इज यूज टू प्रोड्यूस वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर्स। हाई स्पीड यानी सुपर कंप्यूटर्स, राइट। तो जब कभी हमें सुपर कंप्यूटर्स में कोई भी स्पेशल फीचर चाहिए होता है ताकि वो बहुत ही अच्छा एक सुपर बन सके, तो उसके लिए क्या करते हैं, इनके अंदर सुपर कंडक्टिविटी जो है उसका फीचर्स यूज़ किया जाता है, ये फिनोमेना यूज़ किया जाता है। तो मतलब सुपर कंप्यूटर्स के अंदर सुपर कंडक्टर्स को यूज़ किया जाता है, ऑलराइट। एंड वी कैन से सुपर कंडक्टर्स आर आल्सो यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। अगर हमें इलेक्ट्रिक पावर का ट्रांसमिशन करना है फॉर द बेटर क्वालिटी, alright, so that's how we should use the superconductors. So these are so much various application of the superconductors, and this is you can say a very much fixed thing, good thing also, but can be achieved after a fixed situation, alright. So that's what we can do that. अब now let's talk about that कि heaters में, electric bulbs में क्यों alloys को use किया जाता है, ठीक है, क्यों अलॉयज को यूज़ किया जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट। रेजिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल। तो जैसे जो अलॉयज होते हैं वो जिस भी मेटल्स के बने होते हैं, अगर हम उन मेटल की बात करें तो उनकी जो रेजिस्टिविटी है वो अलॉय के कंपैरिजन में कम होती है, अलॉय की ज़्यादा होती है। तो जो अलॉय होता है वो क्या होता है, ज़्यादा हाई रेजिस्टिविटी होती है, तो वो अपने अंदर से करंट को कम जाने देता है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा रेजिस्टेंस, ज़्यादा ऑपोजिशन उसको फील होता है, ठीक है। अलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज रीडली एट हाई टेम्परेचर। वो जल्दी से जल्दी मेल्ट नहीं होते, हाई टेम्परेचर पे भी वो ऑक्सीडाइज नहीं होते, ठीक है, उनको कोई इफेक्ट नहीं होता हाई टेम्परेचर पर। For this reason, they are commonly used in electrical heating devices like electric iron, toasters, alright। और उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि टंगस्टन जो है उसको हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब्स के फिलामेंट्स में। और आप डेफिनेटली देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होने के बावजूद भी टंगस्टन नहीं मेल्ट होता, ऑलराइट। तो दैट्स व्हाई इट्स अ गुड ऑप्शन फॉर अस कि हम क्या करते हैं, ऐसे मटेरियल्स को यूज़ कर रहे हैं, ऐसे अलॉयज़ को यूज़ कर रहे हैं जिनका रेजिस्टिविटी ज़्यादा होता है, ऑलराइट, एंड दैट्स व्हाई वी डू यूज़ दी अलॉयज़। नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन। दिस इज़ अ वेरी मच गुड क्वेश्चन, ठीक है, लिटिल बिट ऑफ ट्रिकी क्वेश्चन है, लिटिल बिट, बहुत ही छोटा सा ट्रिक है, लेकिन आप लोग इजीली उसको कर लेंगे। सो इट इज़ वेरी गुड। फटाफट 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 ट्राई करें सभी बच्चे। चलो अभी मैं जो है इसको ट्राई करती हूँ और देखते हैं किस बच्चे का सही आंसर आया, किस बच्चे का नहीं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। अ वायर 12 मीटर लॉन्ग हैज़ अ रेजिस्टेंस 1.5 ओम। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ 16 मीटर ऑफ द सेम वायर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट। क्या आप ये चीज़ समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको रेजिस्टिविटी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, आपको यहाँ पे उसका थिकनेस यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का कोई भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, इस केस में हम क्या कर सकते हैं। सो व्हाट वी विल बी डूइंग इज, हम लोग सीधे क्या लिखने वाले हैं, ये फॉर्मूला लिखने वाले हैं R इक्वल्स टू रो L बाय A, ऑलराइट। और इसी की वजह से हम लिखने वाले हैं ये जो 1.5 ओम दिया हुआ है, 1.5 इक्वल्स टू रो L का वैल्यू दिया हुआ है 12
डिवाइडेड बाय a. नाउ लेट्स डू वन थिंग. अब क्योंकि हमारे पास वैल्यू नहीं है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है. नाउ डू दिस वन थिंग कि हम क्या करें, रो अपॉन एरिया का वैल्यू ही क्या लिख दे, 1.5 डिवाइडेड बाय 12 और इसे बना दे इक्वेशन नंबर 1. सिंपल. हमने अब क्योंकि हमें तो वैल्यू पता नहीं इसकी, ठीक है, और इसने क्या बोला है, सेम वायर. सेम वायर की बात करिए तो मतलब रेजिस्टिविटी बदल नहीं रही है, ठीक है, और क्या नहीं बदल रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी नहीं बदल रहा है. तो बदलने वाले फैक्टर्स तो रेजिस्टेंस और लेंथ ही है ना. तो हमने इसको इक्वेशन बना दिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिचुएशन वेयर द लेंथ इज 16 मीटर. अब क्या किया है, 16 मीटर, सेम मटेरियल सेम वायर बट लेंथ बढ़ा दिया है. ऑलराइट, तो सेकंड कंडीशन में अगर हम लिखने वाले हैं तो आर डैश दैट इज द चेंज रेजिस्टेंस, ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम रो सेम एरिया बट चेंज लेंथ, ठीक है, बदली हुई लेंथ है, बदला हुआ रेजिस्टेंस है, बट ये चीज दोनों सेम है, ठीक है. अब ये देखेंगे हमें तो रो बाय ए का वैल्यू मिल गया है वो इक्वेशन 1 से. तो अब हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, सीधे सीधे 1.5 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 16 मीटर जो है हमने लिख दिया है, लेंथ एल डैश का वैल्यू लिख दिया है. नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट. 4 3s are 12, 4 4s are 16, 3 5s are 15 and 4 into 0.5 will give you 2 ohm. So this is the formula, this is the thing how should you calculate and that's why B option is correct. जिस भी बच्चे का B option आया है वेरी गुड, जिस भी बच्चे का नहीं आया है नोट इट डाउन, ठीक है. तो फटाफट से नोट करेंगे. ये ट्रिक ही होती है छोटी छोटी जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं. सेम वायर सिंपल सा वर्ड है लेकिन इससे आपको पता चल जाना चाहिए दैट सेम वायर की अगर बात हो रही है तो उसका मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया भी चेंज नहीं हो रहा है और रेजिस्टिविटी भी चेंज नहीं हो रही है. ऑलराइट, अब हम लोग एक क्वेश्चन और करने वाले हैं जो कि बहुत 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 सिंपल है. डायरेक्टली पुट द वैल्यूज, डायरेक्टली डू द थिंग्स. ऑलराइट, नाउ लेट्स डू इट. मैं भी करती हूँ आपके साथ साथ. अ सैम्पल ऑफ कॉपर वायर ऑफ 0.5 mm रेडियस, लुक हियर, रेडियस दिया हुआ है आपको, ठीक है, हैज़ अ लेंथ ऑफ 7 मीटर. इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर इज 1.1 इंटू 10 की पावर 08, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस. तो लेट्स डू दैट. रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इज रो एल बाय ए. रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 8. ऑल राइट, एंड लेंथ जो है दैट इज 7 मीटर. ऑल राइट, एंड उसके बाद है एरिया. एरिया हम कैसे लिख रहे हैं, डू यू नो द एरिया ऑफ अ सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर. तो दैट मीन्स हम लोग यहाँ लिखेंगे 22/7 इंटू 0.7. अब मैं आपको बता देती हूँ, आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है. मिलीमीटर यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट मीन्स यू हैव टू कन्वर्ट इट इन दी मीटर. तो अगर मैं ये वाली वैल्यू लिखती हूँ तो व्हाट इट वुड बी, 0.7 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 7 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर. ठीक है, ये बहुत ही सिंपल कन्वर्जन है. 6-7 के बच्चे भी इस कन्वर्जन को कर सकते हैं. सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू राइट 7 इंटू 7 because I am going to do that r square, radius का square, and that's why I am going to write 10 की पावर माइनस 4 इंटू 10 की पावर माइनस 4. ऑलराइट, बिकॉज ये पूरा रेडियस है ना तो इसी पूरे का स्क्वायर होगा. 7 का भी स्क्वायर होगा, 10 की पावर माइनस 4 का भी स्क्वायर होगा. नाउ लेट्स डू दैट. 7 से 7 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, ठीक है. 10 की पावर माइनस 4, 10 की पावर माइनस 4 विल बिकम 10 की पावर माइनस 8, कैंसिल आउट. ठीक है, अब हमारे पास कौन बचा, 1.1. तो वी कैन से 0.1 और ये हो जाएगा 2 टाइम्स. तो इट वुड बी 0.1 डिवाइडेड बाई 2. इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं 0.05. ठीक है, क्यों, क्योंकि 1/2 क्या होता है, हाफ होता है ना. दैट्स व्हाई वी राइट 0.05 और वी कैन से हियर रेजिस्टेंस. तो इट वुड बी हाउ मच, ओम, बिकॉज हमने सारी जो यूनिट्स हैं वो सारी की सारी ऐसा यूनिट यूज़ की हैं. दैट्स व्हाई वी विल बी गेटिंग दी ओम, एंड दैट्स व्हाई हमारा डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, 0.05 ओम. ऑलराइट, नोट इट डाउन. Alright, so that's how we do deal with all the questions. All you have to do is to अपने आँख नाक कान सब खुले रखना है. Alright, ताकि क्या हो, आप हर चीज़ को ऑब्जर्व कर सको, सेम वायर समझ सको, भैया व्हाट इज़ द ट्रिक बिहाइंड इट. कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए तरह तरह के क्वेश्चन देंगे, तरह तरह के क्वेश्चन, बट अगर आप अपने नाक
आँख और कान खुले रखते हैं तो आप इजीली उन क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं, ऑलराइट, लाइक दिस वन, है ना। तो दैट्स इट फॉर टुडे, है ना। और हम लोग अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे सीरीज़ का रेजिस्टेंस, लाइक कब उसको सीरीज़ में जोड़ते हैं, कब उसको पैरेलल में जोड़ते हैं। विल बी डूइंग दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड डेफिनेटली स्प्रेड दैट आउट। अगर आपको लगता है कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको स्टडी नहीं हो पा रहा है, दे आर वेरी मच डायरेक्शनलेस, डू टेल देम अबाउट अस, ऑलराइट, सो दैट दे कैन डू दैट, दे कैन स्टडी हार्ड एंड दे कैन अचीव देयर गोल्स टू, ऑलराइट, हेल्प देम ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।